नमस्कार साथियों, अपने दिए गए टाइम के मुताबिक हम आपके समक्ष हाजिर हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। केपी कोना जी नमस्कार। हमारी आवाज़ आपको पहुंच रही है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, क्योंकि आज एक्चुअल में लीड जो है वो चूहे ले गए, इस वजह से लीड नहीं है। कोशिश करूंगा कि हमारी आवाज़ आपके पास तक पहुंचे। सभी मित्रों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और उम्मीद करते हैं कि आप इस महामारी के समय में सकुशल होंगे, आपके परिवार के लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आभार परमात्मा जी। लोगों की ये सिफारिश थी कि आज चश्मा लगा के जाइए, तो इसलिए हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। आप लोग बताएंगे कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के परिवार में भी सब कुशल मंगल होगा, ऐसी हमें आशा है और ऐसी हमारी कामना भी है। साथियों, पिछले काफ़ी समय से लाइव नहीं आया था। कुछ पिछले बार जब हम लाइव आए थे तब से अब तक कुछ ऐसे ख़ास प्रकरण हुए जिन पे मुझे लगा कि लाइव आना चाहिए और अपनी बात आपके समक्ष रखनी है और उसके साथ साथ आपकी बात भी मुझे जाननी है। ज़रूरी नहीं है कि हम सही हों, इसलिए आपकी बात और आपका साथ बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, अरे परमात्मा जी मालिक नहीं है, आप हमारे छोटे भाई हैं और छोटा भाई जो है राइट हैंड होता है, मालिक नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था, अभी प्राय 2-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें हमें पूरे समाज को, पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहला तो पिछली हमारी एक पोस्ट आई थी परसों, जिसमें हमने आप सबके माध्यम से ये जानना चाहा था कि देवी अहिल्याबाई होलकर और दीनदयाल उपाध्याय में से कौन श्रेष्ठ है और किसने ज़्यादा कार्य किए। और आप लोगों की भारी संख्या में, भारी तादाद में, बहुत सारे कमेंट्स में, जितेंद्र जी आपका स्वागत है, भारी तादाद में आप लोगों ने जो प्यार स्नेह दिया, उसके पीछे का बहुत से लोग, 2-4 लोग ऐसे थे जिनके गलत कमेंट्स थे, गलत तरीके से बात किया। कोई बात नहीं, हम उन्हें माफ़ करते हैं, इसलिए क्योंकि वो उनका सोच का स्तर और उनकी सोच जो है वो शायद इसी लायक होगी। आप लोग शेयर भी करते रहें इस वीडियो को, हम लाइव हैं, इसको शेयर भी करते रहें। तो मेरा ये था कि उसमें एक चीज़ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और मेल के माध्यम से बड़े ज़ोरों शोरों से इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के कार्यक्रम, मन की बात के कार्यक्रम के लिए अहिल्याबाई जी का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यक्तित्व में करें। आ रहे हैं सर जितेंद्र जी, उसी पे आ रहे हैं। मन की बात में सनातन धर्म के लिए सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले देवी अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने 12,600 से ज़्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तालाब, धर्मशालाएं, पानी के कुएं आदि तमाम, और ये सब उन्होंने उस दौर में कराया था जब इस देश में मुगलों के आक्रमण से सनातन धर्म तहस नहस हो गया था। और उसके बाद फिर अंग्रेजों के अत्याचार से जो सनातन धर्म, होलकर जी ने इस देश के, इस धर्म को, हिंदू धर्म के ध्वजा को उन्होंने बचाया और उसके लिए काम किया। लेकिन आज जो तथाकथित हिंदू लोग हैं वो सिर्फ कुछ जाति के लोगों को ही उन हिंदुत्व का मानते हैं,
और जबकि रियल में ये हकीकत है, होलकर राजवंश का पूरा खजाना जो है हिंदुत्व पे खत्म कर दिया गया। उस जैसी और उस देवी को उसकी प्रजा ने माँ, लोक माता, राजमाता, देवी आदि जैसे शब्दों से संबोधित किया। उसके बावजूद भी कई लोगों ने जब ये बात उठाई, और हम सबको उम्मीद थी कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों में मेरी मातेश्वरी का उल्लेख करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनके किए गए कार्यों की प्रशंसा करेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये कोई आलोचना नहीं है, मैं कोई प्रधानमंत्री पे आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसी दिन 31 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी महेश नवमी की शुभकामनाएं अपने ट्विटर हैंडल पर देते हैं। मन की बात में उल्लेख नहीं करते, लेकिन महेश लक्ष्मी शंकर पार्वती जी के उसकी जो है अपना शुभकामना देते हैं। लेकिन सनातन धर्म के लिए इतना ज़्यादा कार्य करने वाली मातेश्वरी के लिए 2 शब्द नहीं थे। और ये सवाल उन लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं कि इसको खूब वायरल करा, क्योंकि इस बार मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस को कुछ लोगों ने राजनैतिक रंग देना चाहा। क्योंकि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनैतिक दल से जुड़ा हो, किसी संस्था से जुड़ा हो, किसी का भी पदाधिकारी हो, उस सबसे परे उसका विषय है कि वो मातेश्वरी को सम्मान देता है। लेकिन यहाँ पे इसमें भी कुछ लोगों ने वहाँ पर राजनीतिकरण करना चाहा, और उसका ये नतीजा निकला कि वो राजनीतिकरण नहीं हो पाया। और व्यक्तिगत मेरा सिर्फ मोदी से ही नहीं, अखिलेश यादव से, मायावती से, तेजस्वी यादव से, ममता बनर्जी से, केजरीवाल से, क्योंकि दिल्ली में बहुत आयात में हमारा समाज रहता है, अशोक गहलोत से, शिवराज सिंह चौहान से, भूपेश बघेल से, हमारा इन सभी, उपेंद्र कुशवाहा से, हमारा अनुप्रिया पटेल से, हमारा इन सभी, ओम प्रकाश राजभर से, बाबू सिंह कुशवाहा से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, अजय लल्लू जी से ये मेरा सवाल है, क्या सिर्फ हम सिर्फ वोट बैंक के लिए हैं? क्या सिर्फ हमारा इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाएगा? या हमारे महापुरुषों का कोई सम्मान नहीं है? क्योंकि जब चुनाव होता है तो इंदौर में मातेश्वरी के मातेश्वरी, TS भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपने अपने संदेश में जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और आपके इस एक मंच के प्रयास में आगे भविष्य में हम ज़रूर इसमें काम करेंगे, और अपने मेरे जितने भी साधन हैं, जितनी भी मेरी कोशिश है, मैं उस सबको एक मंच पे लाने का एक प्रयास ज़रूर करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब, इन सभी लोगों ने जब इंदौर में अहिल्याबाई होलकर जी जब चुनाव थे 2019 में, तब माननीय जी द्वारा लंबे लंबे भाषण दिए गए थे। जब महाराष्ट्र में चुनाव था तब वहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े भाषण दिए जाते और उन्हें याद किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर चुनाव क्या होता है? क्या आफ्टर चुनाव के बाद देवी जी के सनातन धर्म के लिए किए गए कार्य सारे निरर्थक हो जाते हैं? या हिंदू नहीं रहते हम लोग? और उससे भी बड़ी बात, इस संदर्भ में ये सवाल समाज का कोई भी व्यक्ति, बड़े भाई विनय पाल जी का आपका स्वागत है, आभार है, तहे दिल से वंदन अभिनंदन करते हैं। ये सवाल कोई नहीं करेगा मोदी जी से, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मोदी जी से नहीं, सबके ये, लेकिन इस पार्टी को इंडिकेट करके लिए एक मुहिम चलाई गई थी। लेकिन मेरा सवाल सबसे है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सिर्फ जब चुनाव के टाइम होता है तो उन्हें सब याद रहता है, आफ्टर चुनाव हम याद नहीं रहते। आज एक जाति के 11 पूरा का पूरे गांव में 15 लोगों के घर जला दिए जाते हैं, ओबीसी समुदाय के। एक SC प्रधान को सरेआम चक्रोट की नाप में गोली मार दी जाती है। और अभी की घटना है ललितपुर में, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मन्नी कोरी जी द्वारा एक गरीब विधवा महिला के घर पर JCB जाकर के STM को आदेश दे करके, ओरल आदेश, नॉट अ लिखित, कोई लिखित आदेश नहीं है,
जाकर के उसका पूरा घर गिरा देते हैं जाकर के। और एसडीएम बोलता है कि मैं ही आदेश हूँ। 15 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है कानपुर में, और तथाकथित सरकार में बैठे लोग, हमारे समाज के लोग, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, किसी एक की भी हिम्मत नहीं थी जो अपनी सरकार से सवाल करता। किसी एक ने भी, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो, सदन में विधानसभा अध्यक्ष को अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में लिखकर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मेरा ये सवाल है उन लोगों से। जब अनुप्रिया पटेल या आशीष कुमार पटेल पटेलों के लिए संसद भवन में आवाज उठा सकते हैं, राजभर जब अपने लोगों के लिए विधानसभा में आवाज उठा सकता है, जब बाबू सिंह कुशवाहा आवाज उठा सकता है, तो आखिर ये गडरिया समाज के मंत्री विधायक क्या खाक छानने के लिए हैं? ये कब विधानसभा के पटल पर, कब लोकसभा के पटल पर हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे? जिस शिद्दत के साथ, जिस सहानुभूति के साथ हम इन लोगों को चुनाव लड़ाते हैं, इन लोगों को जितवाते हैं, उसी शिद्दत के साथ हम इनसे सवाल क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात, माननीय सतीश पाल जी, पूर्व राज्य मंत्री, रोज लाइव आ रहे हैं, रोज समाज को ज्ञान दे रहे हैं नए नए तरीकों से, और उनकी ही धर्मपत्नी अहिल्याबाई जी का अपमान कर रही हैं, और वो ज्ञान दे रहे हैं। और वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने समाज से माफ़ी नहीं मांगी। जब बाबा रामदेव ने, आप सभी को याद है, हमें मालूम है ये समाज की ताकत का क्या एहसास है, जब बाबा रामदेव ने एक गलत कमेंट्स किया था, आज तक पे एक गलत बयान दिया था, तो हम सब ने जब ट्विटर हैंडल पर इसको चलाया था, तो बाबा रामदेव को झुककर माफ़ी मांगनी पड़ी और उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। तो क्या माननीय सतीश पाल जी बाबा रामदेव से बड़े हैं? उनसे ज़्यादा अप्रोच है? समाज से माफ़ी नहीं मांगी। अब हमें और आपको तय करना है, और इस यूथ को तय करना है, भक्ति करना छोड़ो। जिस दिन आप व्यक्ति विशेष में भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ में भी भक्ति मत करो, किसी भी व्यक्ति में भक्ति मत करो, उसकी विचारधाराओं की भक्ति करो, उसके कार्यों की भक्ति करो, उसकी सोच की भक्ति करो, और समाज की भक्ति करो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति करो। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, इन नेताओं को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें इन नेताओं की ज़रूरत नहीं है। और आज मैं एक दूसरा और सवाल मेरा है यहाँ पर, कितने, चाहे वो अजीत पाल हों, चाहे वो राजकुमार पाल हों, चाहे वो एसपी सिंह बघेल हों, या अन्य जितने भी सामाजिक नेता हैं, वो बताएं हमें कि समाज की एक भी घटना पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को फ़ोन तक कर दिया हो। ये हमारी और आपकी ताकत है। तो किसी भी, हमें चाहे वो यहाँ पे न्याय मिला हो, न्याय ना मिला हो, लेकिन हमने संघर्ष किया, हमने आवाज़ उठाई, हमने अपने हक की बात कही। ये सिर्फ पार्टी विशेष के, जैसे एक मालिक होता है, उसके यहाँ एक कुत्ता पला होता है और उसके गले में एक पट्टा पड़ा होता है, ये वो कुत्ते हैं, सिर्फ इनके मालिक के कहने पे ही भौंकेंगे, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं। और ये सिर्फ तब आएंगे आपके पास, तब समाज चिल्लाएंगे जब इन्हें आपके वोट की ज़रूरत होगी। और उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। आगरा के संजय बघेल, पूरी कॉलोनी में पुलिस जाकर के माँ बहन करके आती है। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये सारे विषय हैं, और इस विषय को सिर्फ मुकेश देशबंधु के उठाने से बात नहीं बनेगी। ये हर उस युवा की जिम्मेदारी है जो अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देना चाहता है, एक बेहतर कल देना चाहते हो, और एक उज्जवल भविष्य अगर देना चाहते हो तो सवाल करना सीखो, बात करना सीखो, और तर्क के साथ अपनी बात रखना सीखो। और जिस दिन आप ये सीखोगे, इस समय हमारा समाज बदलाव के मुहिम पे खड़ा है।
और समाज, पूरा समाज बदलाव चाहता है। और वो सिर्फ इस मुहिम पे खड़ा ही नहीं, और हम इस विश्वास के साथ कहते हैं, हमारा जो यूथ जनरेशन है, जो हमारा युवा साथी हैं, वो बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म, सही दिशा जो है नहीं मिल पा रही। सिर्फ ये कमियां हैं। इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा विषय देश में, आप लोगों ने देखा होगा नेट पे उल्लू एक ऐप्स है, ALT, बालाजी, तमाम इस तरह के ऐप हैं जिनके माध्यम से आज इंटरनेट की दुनिया पे अश्लीलता परोसी जा रही है और खुलेआम परोसी जा रही है, और जिसको आज हमारा युवा तबका सबसे ज़्यादा देख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इसी क्रम में मशहूर फिल्म निर्माता एकता कपूर ने एक अभी फिल्म बनाई है XXX वेब सीरीज। इस मूवी में उन्होंने हमारे देश के जवानों का अपमान किया है, हमारे देश के जवानों की पत्नियों को दिखाया है कि कैसे वो, जब जवान ड्यूटी पे रहता है तो वो दूसरे मर्दों को बुला करके उनके साथ सहसंबंध बनाती हैं। इस तरीके की मानसिकता एक महिला निर्माता द्वारा परोसी जा रही है। क्या ये सही है? क्या आपको लगता है ये सही है? और सबसे बड़ी बात, इस आधुनिकता के नाम पर सरेआम अश्लीलता परोसी जा रही है, और अब जो है कोई विरोध में नहीं आएगा। लेकिन दीपिका पादुकोण JNU चली जाएगी तो सारा राष्ट्र जो है उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। एकता कपूर के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा? अब राष्ट्रभक्ति कहाँ चली गई लोगों की, जो देश के जवानों की पत्नियों को सीधा उनके चरित्र का हनन कर रहे हैं? सारे राष्ट्रभक्त कहाँ चले गए? क्या उनको अब नहीं दिख रहा है? क्या वो देश के जवान की पत्नियों की कोई मर्यादा, इज्जत नहीं है क्या? इस तरह की घिनौनी वाहियात हरकत जो एकता कपूर के द्वारा की गई है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इसी संबंध में आपको सोशल मीडिया पे अभी ये लेटर्स मिल जाएंगे जो आज पोस्ट हो गए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और सबको हमने ये बाकायदा हिंदुस्तान आज़ाद मंच ने लेटर लिख के भेजे हैं कि एकता कपूर से पद्मश्री का अवार्ड वापस लिया जाए, और एकता कपूर, ALT बालाजी और उल्लू जैसे ऐपों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। उसका बेसिक कारण ये है कि जब हमारा युवा वर्ग या जो व्यक्ति इन ऐसे अश्लीलता परोसते हुए प्रोग्राम देखता है तो फिर उन्हीं चीज़ों को वो करता है। और यही एक विषय है हमारे देश में कि हमारे देश में महिलाओं, छोटी बच्चियों के प्रति भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। आज कहाँ जो है मर गई देशभक्ति लोगों की? आज क्यों नहीं लोग एकता कपूर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो किस जाति से संबंध रखती है। और इस देश में हर चीज का फैसला जातिवाद से होता है। यदि मुकेश देशबंधु अगर बात अपने गडरिया समाज की करता है तो मुकेश देशबंधु जातिवादी है। यदि अखिलेश यादव के सरकार में यादव अगर मुख्य सचिव बन जाता है तो जातिवाद है। मायावती की सरकार में अगर DGP ब्रजलाल अगर बन जाते हैं तो जातिवाद है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आई है तब से जाने कितने ठाकुर और पंडित जो है बनकर चले गए DGP मुख्य सचिव। किसी ने नहीं उठाया सवाल कि जातिवाद है। अभी 69,000 भर्तियों में सिर्फ 0.40% मार्किंग है। 20,000 OBC लोगों की नौकरियों को सीधे ओवरलैप्स कर दिया। जानकारी है आप लोगों को? और आज हाई कोर्ट में फिर उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिस पर स्टे हुआ था। आखिर सवाल कब करोगे आप लोग? और यदि अपने हक
अपने अधिकार की बात करना अगर जातिवाद है तो हम जातिवादी हैं। और जातिवादी का मतलब ये नहीं होता है जातिवादी हम हैं, हम इस देश के श्रमिक जातिवादी हैं, हम इस देश के गरीब जातिवादी हैं, हम इस देश के मजदूर जातिवादी हैं, हम इस देश के बेसहारा लाचार लोगों के लिए जातिवादी हैं। और हम ये बात हमेशा निरंतर उठाएंगे, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। ये हमें भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है। इसी देश में जब एक गीता जलाई जाती है तो यहाँ पर आंदोलन हो जाते हैं, और जब इसी देश में भारत का संविधान जलाया जाता है तो कोई आंदोलन नहीं होता। कब उठोगे? क्या आज तक किसी भी दलित आंदोलन के साथ कोई भी सामान्य जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ? कोई भी ओबीसी अधिकार के साथ खड़ा हुआ? आज भी उत्तर प्रदेश के सारे राज्यों में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू नहीं है। आप कहते हो आरक्षण खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, लेकिन आरक्षण खत्म करने से पहले कोलिजियम रिपोर्ट खत्म करनी होगी आपको, क्योंकि जब तक न्याय के मंदिर में हमारे लोग नहीं होंगे, हमारे जज वहाँ नहीं होंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आज की आपको घटना, ताज़ा की घटना बता रहा हूँ मैं। माननीय शेफर्ड फैमिली के अध्यक्ष जी दिलीप पाल जी के जौनपुर की घटना का मामला है। अंशुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके द्वारा जब मुझे संज्ञान में डाला गया जौनपुर की एक घटना पे, जब संबंधित सीओ से मैंने बात किया, संबंधित सीओ बोलता है कि घटना हो जाने दो, क्राइम हो जाने दो, उसके बाद हम देखेंगे। ये आज की सरकार के अधिकारियों की मानसिकता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी जाति को देखकर पुलिस और प्रशासन ये तय करेगा कि आपको न्याय देना है, क्या देना है आप। और यदि आज भी आप नहीं जागे, आज भी अगर आपने अपने हक की आवाज़ को नहीं उठाया, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां 100% गुलाम पैदा होंगी। ये आप लिख लीजिए। इस देश में जब भी हक और अधिकार की बात होती है तो सीमा पे तनाव हो जाता है। महान दार्शनिक अरस्तु जी ये बात कहे गए हैं। उन्होंने ये कहा है, अरस्तु जी ने, कि जब देश का शासक गलत हो जाए, उसकी नीतियां गलत हो जाएं, और उसे लगे कि लोकतंत्र में वो हार रहा है, तो उसको अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध छेड़ देना चाहिए। उसमें देश प्रेम की भावना में लोग बह जाएंगे और उसको दोबारा शासक बना देंगे। तो मेरे साथियों, ये इस देश की एक पॉलिसी चल रही है, और आपका हक और आपका अधिकार तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक इस देश के चारों स्तंभ आपके नहीं होंगे। सबसे पहला स्तंभ संसद भवन, आपके सांसद। दूसरा स्तंभ आपका पत्रकार, आपका इलेक्ट्रॉनिक चैनल और आपका व्यापार। जब ये 4 चीज़ें आप बना लोगे, तब आप उसमें पहुंच पाएंगे। और आप इतने कितने ही प्रयास कर लो, आप देखिए कैसे जो है देश के 350 से ज़्यादा मजदूर मर गए, सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि इस देश में मजदूर, जवान और किसान सिर्फ मरने के लिए पैदा होता है। मजदूर भूख की आग से मरता है, किसान अन्न उगाने से आत्महत्या से मरता है, और जवान इन तथाकथित राष्ट्रभक्तों की सेवा करते हुए जवान सीमा पर शहीद होता है। ये है इस देश की पॉलिसी। और अमेरिका में एक श्वेत को जब मारा जाता है तो पूरा अमेरिका जल उठता है। और ये चीज़ ये दर्शाता है कि जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। और भगत सिंह, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, और वो ये कहे गए हैं कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवाज़ की धमक सुनानी पड़ती है। तो मेरे साथियों,
अब वक्त है बदलाव का, अब वक्त है नई सोच का, अब वक्त है नई मंजिल का, अब वक्त है आपके लक्ष्य का। बिना देर किए हुए हम सब मिलकर के इस बदलाव की ओर जो पूरे देश में चल रहा है, आज 1974 जैसे छात्र युवा आंदोलन की ज़रूरत है। उस आंदोलन की ज़रूरत है जब देश की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। जैसे आंदोलन जो पूर्व में हुए उन आज नेतृत्व करने की ज़रूरत है, आज संघर्ष करने की ज़रूरत है और आज आपको अपने अधिकार के लिए लड़ने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी युवा साथी हों, चाहे वो टीएस हों, चाहे अंशुमन हो, अविनाश जी हों, केपी कोना जी हों, राजीव जी हो, धामू जी हो, दिलीप जी हों, और जितने भी मेरे युवा साथी हैं जिनके नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, वो सब कहीं ना कहीं समाज के लिए लगे हुए हैं और इस देश के हर श्रमिक मजदूर के लिए काम करना चाहते हैं। और विशेषकर हिंदुस्तान आज़ाद मंच की सिर्फ एक सोच है, नेतृत्व कोई भी करे लेकिन बात देश के 70 करोड़ लोगों की होनी चाहिए। नेतृत्व कोई भी करे लेकिन बात निवालों की होनी चाहिए। नेतृत्व कोई भी करे लेकिन बात हमारे आने वाले पीढ़ी के भविष्य की होनी चाहिए। नेतृत्व कोई भी करे लेकिन बात जनता के सुख दुख की होनी चाहिए। आखिर हम कब तक मन की बात सुनेंगे? इस देश में जन जन की बात कब की जाएगी? जनता के मन की बात कब की जाएगी? मेरे साथियों, मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही ये महामारी का वक्त खत्म होगा, अब देश में जनता के मन की बात होगी, अब देश में निवालों की बात होगी, अब देश में रोटी की बात होगी, अब देश में समानता की बात होगी, अब देश में हक और अधिकार की बात होगी। और इसके लिए अगर कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो उस कुर्बानी की लिस्ट में मुकेश देशबंधु का पहला कदम आगे होगा। हमें ऐसी लाइफ नहीं जीनी जो 70 साल जी करके हम ये कहें कि हमारी समाज सेवा करते हुए चप्पलें घिस गई। हम भगत सिंह के दीवाने हैं और हम 23 साल की उम्र में शहीद होकर अगर चले गए तो ये जो है एक देश और पूरे समाज में एक परिवर्तन की लहर लाएगा। और मुकेश देशबंधु और हिंदुस्तान आज़ाद मंच आज भले ही एक नन्हा सा अबोध बालक ही क्यों ना हो, भले ही आज हिंदुस्तान आज़ाद मंच घुटना ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद मंच के हौसले बुलंद हैं। हिंदुस्तान आज़ाद मंच आसमान से भी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता रखता है। हिंदुस्तान आज़ाद मंच इस देश के श्रमिक मजदूर, गरीब, बेसहारा, रेहड़ी पटरी वाले, फेरी लगाने वाले, इस देश में नरेगा में काम करने वाले, इस देश में एम्बुलेंस के ड्राइवर करने वाले, इस देश में बिजली लाइनमैन काम, शिक्षा मित्र काम करने वाले, ऐसे हर कर्मचारी का मंच है हिंदुस्तान आज़ाद मंच, और इनके हक की आवाज़ उठाएगा हिंदुस्तान आज़ाद मंच। तो मेरे साथियों, हम एक बार पुनः आप सबके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा। बात थी देश के जवानों के सम्मान की, बात थी देश के जवानों की, महिलाओं के आत्मसम्मान की, बात थी देश के जवानों की, उन आदर्शवादी महिलाओं की जो सालों अपने पति के आने का इंतज़ार करती हैं और उम्मीद करती हैं कि हमारा पति वापस आएगा। उस उम्मीद को, उस आशा को, उस सपने को
एकता कपूर जैसी घटिया 2 कौड़ी की मानसिकता वाली औरत ने आज बेपर्दा कर दिया है। हमारे समाज में एकता कपूर जैसी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, जिन्हें सिर्फ अपनी टीआरपी और चंद पैसे के लिए हमारे देश की जवानों की, महिलाओं की इज्जत को उड़ाने में मजा आ रहा है। और हम एकता कपूर के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर के न्यायालय तक जाएंगे और इस बात का मुद्दा उठाएंगे कि सर्वप्रथम इनसे पद्मश्री का अवार्ड वापस लिया जाए। और ये हमारे 20 लाख जवानों की और हमारे देश में हुए शहीद जवानों की शहादत का सवाल है, उनके आत्मसम्मान का सवाल है, उनके शौर्यवीर का सवाल है, उनके साहस का सवाल है। और जब तक सरकार पद्मश्री अवार्ड वापस नहीं लेती है और जब तक एकता कपूर, बालाजी ऐप और उल्लू जैसे ऐप को बैन नहीं करती है, तब तक हिंदुस्तान आज़ाद मंच की ये लड़ाई चलेगी और निरंतर जारी रहेगी। इसके लिए 2-4 दिनों में ही हम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे और हर जिले में इसके संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति से संबंधित। इसको तत्काल प्रभाव से, और नहीं तो एकता कपूर जी उस मूवी को हटाएं और देश से, देश के जवानों से, देश की तमाम उन महिलाओं से माफ़ी मांगें कि उनके द्वारा जो किया गया वो एक घृणित कार्य था, एक बेहुदा और बेनिहायत गैर जिम्मेदाराना कृत्य था। इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और बिना माफ़ी मांगे हुए उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। यही मेरे शब्द थे और ये मेरी मुहिम है। एक बार पुनः हम आप लोगों को बता देते हैं, एकता कपूर द्वारा ALT बालाजी ऐप पे देश के वीर जवानों के लिए XXX2 वेब सीरीज में देश की आदर्शवादी जवानों की, आदर्शवादी महिलाओं के चरित्र को गलत तरीके से पेश किया गया है। हिंदुस्तान आज़ाद मंच इस तरह के घिनौने कार्य के कड़े शब्दों में निंदा करता है और इसके लिए हर कानूनी और हर स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें हम आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, सहयोग चाहते हैं। और आप अगर वास्तविक राष्ट्र के भक्त हैं, आपके अंदर अगर राष्ट्र के प्रति जरा भी भावना है और आप अपने आप को राष्ट्र का एक विशेष नागरिक मानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ एकता कपूर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। सारे ट्विटर्स हैंडल्स पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह ये बात उठाएंगे कि जब तक एकता कपूर माफ़ी नहीं मांग लेती या जब तक ALT उल्लू जैसे ऐप बैन नहीं किए जा सकते, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये देश के जवानों की लड़ाई है। और इसी के साथ एक बार पुनः आज़ाद मुकेश देशबंधु आपसे विदाई लेता है और पुनः एक बार आपसे आग्रह करता है, आप अपना निरंतर सहयोग हमें बनाए रखें। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम सामाजिक और देश दुनिया के जो सही मुद्दे हैं उनको आप सबके सामने रखें और इसकी लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक लड़ी जाए। इसके लिए हर कदम हमारा आपके साथ रहेगा, आपके साथ हूँ और अंतिम सांस तक आपके साथ रहूँगा। आपका सम्मान ही हमारा सम्मान है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।